कॉलिंग ड्रैगन रिंग एपिसोड 23। अध्याय 23। वसंत समाप्त होता है, शरद ऋतु आती है। भाग 2। लिनली, क्या आप इसे महसूस कर सकते हैं? डोहरिंग कावर्ट की आवाज धीरे से लिनली के दिमाग में गूंजी। दादाजी डोहरिंग, मैं इसे महसूस कर सकता हूं। वहां पृथ्वी के रंग की रोशनी के बहुत सारे कण हैं। बहुत सारे, बहुत ज्यादा। वे इतने सघन रूप से एकत्रित हैं, हजारों नहीं, हजारों की संख्या में। प्रकाश के सैकड़ों पृथ्वी रंग के कण मेरे हाथ के पास से तैर रहे थे। बहुत सारे हैं, अपने चारों ओर बड़ी मात्रा में पृथ्वी के रंग के प्रकाश के छींटों को तैरते हुए महसूस करते हुए लिनली को बेहद खुशी महसूस हुई। यह समाचार सुनकर डोहरिंग कावर्ट तुरंत प्रसन्न हो गए। बहुत अच्छा। अब धीरे धीरे जैसा मैं कहूं वैसा करो। किसी भी चीज के बारे में मत सोचो। चुपचाप डोहरिंग कावर्ट ने लगभग सम्मोहित तरीके से ड्रोन किया, जिससे लिनली को ध्यान की स्थिति से बाहर निकलने में मदद मिली। साथ ही उसने पृथ्वी के सार पर अपना नियंत्रण हटा लिया। तुरंत उनके चारों ओर पृथ्वी सार घनत्व सामान्य पर लौट आया। ध्यान की अवस्था से जागने के बाद लिनली को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह ऊर्जा से भरपूर है, पहले से बिल्कुल अलग। पूरी तरह से जागते हुए भी लिनली को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अभी भी पास की पृथ्वी के तत्वों से कुछ दोलनों को महसूस कर सकता है, भले ही वह उन्हें उतना स्पष्ट रूप से महसूस नहीं कर सका जितना कि जब वह ध्यान की स्थिति में था। दादाजी डोहरिंग, मैं अभी भी प्रकाश के उन धरती के रंग के कणों की गतिविधियों को महसूस कर सकता हूँ। वास्तव में, हालांकि यह अभी उतना स्पष्ट नहीं है, फिर भी मैं अभी भी उन्हें कुछ हद तक महसूस कर सकता हूं। लिनली बेहद उत्साहित महसूस कर रही थी। जादू की दुनिया में यह उनका पहला कदम था। लिंडी आश्चर्य से भर गई। क्या कहा आपने? क्या आप अभी भी इसे महसूस कर सकते हैं? डोहरिंग कावर्ट बहुत आश्चर्यचकित थे, क्योंकि पृथ्वी के सार का निकटवर्ती घनत्व अब सामान्य हो गया था और लिनली अब ध्यान की स्थिति में नहीं थी। यदि वह अभी भी जागते हुए भी पास के पृथ्वी सार को महसूस कर सकता है, तो पृथ्वी सार के प्रति उसकी आत्मीयता। दादाजी डोहरिंग, आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं? पृथ्वी तत्व के प्रति मेरी आत्मीयता की शक्ति कैसी है? लिनली ने घबराते हुए कहा। लिनली को नहीं पता था कि उसने अच्छा प्रदर्शन किया है या खराब। अच्छा, बहुत ही अच्छा। पृथ्वी तत्व के प्रति आपकी आत्मीयता अत्यंत उच्च है। डोहरिंग कावर्ट का चेहरा मुस्कुराहट से ढका हुआ था। मैं जो जानता हूं उसके आधार पर शायद 1000 जादूगरों में से केवल एक के पास ही पृथ्वी के मूल तत्व के प्रति आपकी तरह गहरी आत्मीयता होगी। सचमुच? लिनली को लगा कि उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा है। वह इतना उत्साहित था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। लेकिन स्वाभाविक रूप से तात्विक आत्मीयता केवल एक हिस्सा है। आध्यात्मिक ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण है। आखिरकार पर्याप्त समय दिए जाने पर मैच फोर्स स्वाभाविक रूप से मजबूत हो जाएगा। लेकिन किसी जादूगर की आध्यात्मिक ऊर्जा को सुधारना बेहद कठिन है। डोहरिंग कावर्ट ने गंभीरता से कहा। लिनली ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। अब आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा का परीक्षण करने के लिए दूसरी परीक्षा का समय आ गया है। डोहरिंग कावर्ट ने गंभीरता से लिनली की ओर देखा। लिनली यह भी जानते थे कि आध्यात्मिक ऊर्जा का यह परीक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण था। दादाजी डोहरिंग, मुझे क्या करने की जरूरत है? लिनली ने खुद को मानसिक रूप से तैयार करते हुए डोहरिंग कावर्ट को देखा। कुछ भी नहीं, डोहरिंग कावर्ट हंसे। उफ! लिनली चौंक गई। मैं कोइलिंग ड्रैगन रिंग की आत्मा हूं, जबकि आप कोइलिंग ड्रैगन रिंग के स्वामी हैं। मैं आपकी भावना की ताकत को महसूस करने में पूरी तरह सक्षम हूं।
इसका परीक्षण करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मैं आपको अभी बता सकता हूं। डोहरिंग काउवर्ट लिनली को देखकर मुस्कुराए। मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा कैसी है? लिनली ने अपनी सांस रोक ली। किसी व्यक्ति की आध्यात्मिक ऊर्जा की ताकत या कमजोरी उसके भाग्य का निर्धारण करती है। आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा आपकी उम्र के औसत व्यक्ति से 10 गुना अधिक मजबूत है। बोलते समय डोहरिंग काउवर्ट मुस्कुराए। लिनली को अपने दिल में उत्साह की अनुभूति महसूस हुई। 10 गुना। वह कोई छोटी संख्या नहीं थी। लेकिन डोहरिंग काउवर्ट ने आगे कहा, आमतौर पर कहें तो 10,000 में से केवल एक ही जादूगर बन सकता है, मुख्यतः क्योंकि जब आध्यात्मिक ऊर्जा की बात आती है तो इसकी उच्च आवश्यकता होती है। एक जादूगर के लिए न्यूनतम आवश्यकता उसी उम्र के किसी व्यक्ति की तुलना में 5 गुना अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा होना है। जहां तक औसत मैगस की बात है, 10 बार आपको मोटे तौर पर पैक के बीच में रखता है। लिनली का पहले वाला उत्साह तुरंत कम हो गया। यदि कोई और आपको निर्देश दे रहा होता तो अधिक से अधिक आप 5वीं या 6ठी श्रेणी के जादूगर बन सकते थे। हालांकि चूंकि आपको निर्देश देने वाला व्यक्ति मैं ही हूं, स्थिति अब अलग है। डोहरिंग काउवर्ट ने संतुष्टिपूर्वक अपनी दाढ़ी को सहलाया। उसकी आंखों में आत्मविश्वास की झलक थी। लिनली को अचानक यही एहसास हुआ। सही, डोहरिंग काउवर्ट एक संत स्तर के ग्रैंड मैगस थे। जब तक तुम कड़ी मेहनत करते हो, लिनली, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम 8वीं रैंक तक पहुंच सकते हो। लेकिन क्या आप 9वीं श्रेणी के जादूगर या यहां तक कि संत स्तर के जादूगर बन सकते हैं या नहीं? यह आपकी अपनी समझ और आपके अनुभवों पर निर्भर करेगा। डोहरिंग काउवर्ट ने गंभीरता से कहा। यदि आप कड़ी मेहनत नहीं करते हैं तो मुझे डर है कि आप 6ठी रैंक के जादूगर भी नहीं बन पाएंगे। उस समय आपके पास दोष देने के लिए कोई और नहीं होगा। जादू में एक अच्छा प्रशिक्षक समीकरण का सिर्फ एक हिस्सा था। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अभी भी व्यक्ति का स्वयं का प्रयास था। दादाजी डोहरिंग, कृपया चिंता न करें। मैं आपको या मेरे पिता या बारूक कबीले को निराश नहीं करूंगा। इस समय लिनली का दिमाग पैट्रिक हॉल के सामने स्पिरिट टैबलेट की छवि और पीठ पर उकेरे गए उन शानदार नामों और कहानियों से भर गया था। बारूक कबीले के पूर्व गौरव को नवीनीकृत करने के लिए। लिनली की छाती उबलती गर्मी से भर गई। अच्छा, कल से मैं तुम्हें निर्देश देना शुरू करूंगा। डोहरिंग काउवर्ट ने लिनली की ओर देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं। अभी डोहरिंग काउवर्ट का शरीर एक बार फिर उस आत्मविश्वास और गौरव को प्रकट कर रहा था जो एक संत स्तर के ग्रैंड मैगस के पास था। अगले ही दिन से लिनली ने अत्यंत कठिन जीवन जीना शुरू कर दिया। वह अपने पिता को डोहरिंग काउवर्ट के अस्तित्व के बारे में नहीं बता सका। हर सुबह और शाम को उसे अभी भी शारीरिक प्रशिक्षण में भाग लेने की आवश्यकता होती थी, जबकि बाद में सुबह में वह अपने पिता के साथ राजनीति, धर्म, धार्मिक संस्कार, युद्ध, भूगोल, कला और अन्य सभी प्रकार के पाठ पढ़ता था। केवल दोपहर में अपने पहले के खाली समय के दौरान लिनली टाउनशिप के पूर्व में माउंट वुशान की ओर दौड़ता था, एक शांत जगह में छिप जाता था और डोहरिंग काउवर्ट के मार्गदर्शन में जादू की मूल बातें सीखना शुरू कर देता था। उन्होंने जादूगरनी को अवशोषित करने और संसाधित करने के लिए ध्यान की स्थिति में प्रवेश करते हुए कड़ी मेहनत से अध्ययन किया। इसके अलावा हर दिन रात का खाना खाने के बाद लिनली बड़ी मात्रा में समय ध्यान की स्थिति में बिताती थी। हर दिन लिनली केवल 6 घंटे सोने में बिताती थी। उनका बाकी सारा समय शारीरिक प्रशिक्षण, बौद्धिक अध्ययन, जादुई शिक्षा और ध्यान में व्यतीत होता था। दिन में 6 घंटे की नींद, स्पष्ट रूप से कहें तो, पर्याप्त नहीं थी।
सच तो यह है कि ध्यान की अवस्था में प्रवेश करना अत्यधिक कठिन था, अधिकांश लोगों के जीवन से कहीं अधिक थका देने वाला।